अगली चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है कंपाउंड नाउन। क्यों? क्योंकि सिंगुलर प्लूरल जो हम बना रहे हैं इतनी देर से वो इनके थोड़े डिफरेंट होते हैं। पहले हम समझ लें कि कंपाउंड नाउन क्या होती है। तो भाई ऐसे नाउन्स जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनी होती हैं कंपाउंड नाउन्स कहलाती हैं। मतलब जैसे ये 3 शब्द हैं, देखिए ब्रदर इन लॉ, टोटल 3 शब्द डिफरेंट डिफरेंट, बट मीनिंग एक कैसा दे रहे हैं? कंबाइंड। तो जब कोई नाउन 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनी हो पर एक संयुक्त अर्थ दे, एक कंबाइंड मीनिंग दे, तो हम उसे क्या कह देते हैं? कंपाउंड नाउन। इनकी पहचान ही है, जो बीच में हाइफन दिख रहे हैं ना आपको, पहचान है कंपाउंड नाउन्स की। तो इनके साथ डिफरेंट क्या है कि जब इनके नंबर मतलब सिंगुलर और प्लूरल की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि इसका प्लूरल होगा ब्रदर इन लॉज। आपको देखना पड़ेगा इन तीनों में से मेन शब्द क्या है। और ब्रदर इन लॉ मतलब क्या होता है? साला, राइट, या जीजा। तो इसका मेन शब्द है ब्रदर, तो इसका प्लूरल होगा ब्रदर्स इन लॉ, ना कि ब्रदर इन लॉज। ठीक है। सेकंड है रनर अप, जो जीत गया वो विनर, जो सेकंड आया वो रनर अप, और जो थर्ड आया वो सेकंड रनर अप। तो 2 हो गए, तो रनर अप्स नहीं होगा, रनर्स अप होगा। लुकर ऑन मतलब होता है देखने वाले, ऑडियंस। लुकर ऑन्स नहीं होता, लुकर्स ऑन होता है। वाइस एडमिरल, नेवी की एक पोस्ट होती है, राइट, इंडियन नेवी की। तो वाइस का मतलब तो क्या होता है? उप निरीक्षक, उप प्रधानाचार्य। तो ये वाइस तो एक प्रीफिक्स है, मेन शब्द क्या है? एडमिरल। सो वाइस एडमिरल्स, कोर्ट्स मार्शल, कमांडर्स इन चीफ। ठीक है। तो कंपाउंड नाउन के साथ आपको ये देखना पड़ता है कि वो किस मुख्य शब्द पर आधारित है, और उस मुख्य शब्द का प्लूरल बनाकर हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर प्लूरल को हम और बेटर तरीके से समझ पाएं उसके लिए ज़रूरी है कि हम नाउन के कैटेगरीज को समझें। हमने ये तो सीख लिया कि नाउन 2 टाइप की होती हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। पर हमें नाउन के इसके आगे का कैटेगराइजेशन समझना पड़ेगा, जिससे हम चीज़ों को सेग्रीगेट करने में, मतलब अलग अलग करने में समझ पाएँ कि ये अच्छा, अगर मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी कि प्रॉपर नाउन का रूल ये होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रूल ये होता है, कलेक्टिव का, तो वो समझ में आने के लिए ज़रूरी है कि हम ये समझें। कोई हमसे पूछने नहीं वाला कॉमन नाउन क्या होती है, राइट। तो जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों पे अटेंशन पे करेंगे और इन्हें समझ लेंगे ना, तो वो जो रूल्स का हवा एकदम बना रखा है इंग्लिश से डर के, वो एकदम निकल जाएगा मन से। तो शुरू करते हैं हम नाउन की कैटेगरीज के साथ। पहला है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन को आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन जिसे हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, मेन शब्द यहाँ पर है कॉमन। ऐसा नाम जो कि वैसी ही बहुत सारी चीज़ों को दिया जा सके उसे कहते हैं कॉमन नाउन। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने लिखा बॉय। अब आप समझिए, अगर किसी का नाम राहुल है, किसी का नाम रोहित है, किसी का नाम स्वप्निल है, किसी का नाम सुधांशु है, सब कुछ हम सबको क्या बुलाएंगे? बॉय। तो ऐसा नाम जो कि वैसी बहुत सी चीज़ों को दिया जा सके, जैसे पेन, जैसे शर्ट तो शर्ट है भाई, जैसे ड्रेस तो ड्रेस है, बॉटल तो बॉटल है, विंडो तो विंडो है, राइट, कंपनी तो कंपनी है, ये सब क्या है? कॉमन नाउन। और इसी से कनेक्ट करके मैं प्रॉपर नाउन भी समझ लूँ कि हर वो शब्द जो हमें किसी भी कॉमन नाउन के बारे में कोई डिटेल देता है, कनेक्टेड है, वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन। जैसे बॉय तो कॉमन नाउन है, बट किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के नाम को, स्पेसिफिक कोई व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई स्थान, कोई प्लेस, उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने बोला पेन, सारे पेन पेन है, फिर मैं बोल दूँ मॉन्टेक्स, मैं बोल दूँ पार्कर, कुछ भी है ना। जैसे अभी मैंने बात बोली है कंपनी, अभी कंपनी तो ठीक है, अब मैं बोल दूँ L&T, अब मैं बोल दूँ रिलायंस,
राइट, सारी गर्ल्स हैं, बट एक तरफ से मैं बोल दूं प्रोमिता, राइट। अब ये सारी चीज़ें जो स्पेसिफिक हैं वो प्रॉपर नाउन है, और जो सबका सिमिलर नाम है वो कॉमन नाउन है। आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको। द थर्ड वन इज समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कलेक्ट किसी तरीके का कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब क्या है? ग्रुप है। तो किसी के भी ग्रुप का कोई स्पेसिफिक नाम हो उसे क्या कह देते हैं? नाउन, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मैंने बोला, चलिए देखिए, एक है तो ग्रेप है, अंगूर। बहुत सारे हैं तो ग्रेप्स है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगी कि जैसे ग्रेप सिंगुलर, ग्रेप्स प्लूरल, और अगर एक गुच्छा है, बहुत सारे अंगूर, गुच्छा होता है ना, तो उस गुच्छे को इंग्लिश में बोलते हैं बंच। ये कलेक्टिव नाउन है। एक है तो ग्रेप, बहुत सारे हैं तो ग्रेप्स, और कुछ अलग ही नाम है उनके समूह का, उनके ग्रुप का, तो वो क्या कहलाती है? कलेक्टिव नाउन, बंच। फ्रूट कॉमन नाउन, ग्रेप प्रॉपर नाउन, बंच कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया लड़कों की क्या हो गई? गैंग, राइट। ग्रुप खुद में कलेक्टिव नाउन है। जैसे मैंने बोल दिया कमिटी, जैसे मैंने बोल दिया जजेस का क्या होता है भाई? पैनल होता है। एक है जज, बहुत सारे हैं जजेस, और जजेस का क्या है? पैनल या जूरी। इंडियन आइडल वगैरह में देखा होगा आपने, जूरी बोलते हैं, राइट। जैसे जो चौपाए होते हैं ना, गाय, भेड़, भैंस, बकरी, उनको बोलते हैं कैटल, कलेक्टिव नाउन। क्रू ना, किसी भी काम को करने में जो लोग, जैसे कास्ट एंड क्रू होते हैं फिल्म्स की, है ना, तो ग्रुप्स को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स। द थर्ड वन मटीरियल नाउन। आप समझिए कि पहली बात तो ये अनकाउंटेबल है, और सॉलिड, लिक्विड और गैस में आप जो जो कुछ सोच सकते हैं जो अनकाउंटेबल है वो सब मटेरियल नाउन में आता है। जैसे कि मैंने बोला गोल्ड। अब आप समझिए कि आप 4 रिंग्स तो खरीद सकते हैं, पर आप 4 गोल्ड नहीं खरीदते, समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि वी आर गोइंग टू बाय 4 रिंग्स और 4 गोल्ड्स नहीं। क्यों? क्योंकि एक ऐसी नाउन है अनकाउंटेबल, ठीक है। अगेन वाटर, अगेन एयर, जो जो कुछ आप सोच सकते हैं, ऑयल, इंक, है ना, कुछ भी। इवन द थिंग्स जो कि दिख नहीं रही हैं, जैसे कि गैसेस, डिफरेंट गैसेस, सब मटेरियल नाउन है, ठीक है। और लास्ट बच जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब आप इसके नाम से ही काफ़ी कुछ समझ सकते हैं कि क्या होता है कि हर जो चीज़ होती है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, बट उन्हें फील किया जा सकता है। इसके अंदर क्या आते हैं? फीलिंग्स और इमोशंस जो हमने डिस्कस किए थे, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, एंथुजियाज्म, अलैक्रिटी, एक नया वर्ड, इसका मतलब होता है विलिंगनेस एंड ईगरनेस, किसी काम को करने की उत्सुकता और इच्छा। अलैक्रिटी वो भी क्या है? फीलिंग है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और क्या होती हैं? क्वालिटीज़, जो किसी व्यक्ति की क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था अनकाउंटेबल नाउन्स और एडजेक्टिव्स में डिफरेंस, तो वो जो सारी क्वालिटीज़ थी, कनिंगनेस, स्मार्टनेस, ब्यूटी, राइट, वो सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टेजेस होते हैं ना, जो लाइफ, डेथ, यूथ, चाइल्डहुड, ये सब भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। तो एक क्विक रिविजन, कॉमन नाउन क्या होती है भाई? ऐसा नाम जो बहुत सारी चीज़ों को दिया जा सके, है ना, जैसे बॉय, पेन, शर्ट, विंडो, कुशन, डोर, राइट। प्रॉपर नाउन मतलब किसी स्पेसिफिक के बारे में बात कर दूं कि पहले बॉय कहा था तो अब कह दूं राहुल, ठीक है। और बॉय, बहुत सारे बॉयज़ और नो राहुल जैसे बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करके एक स्टूडेंट्स की क्लास बना दी, और स्टूडेंट एक है, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, और वहाँ क्लास में बैठ गए तो वो क्लास हो गई ना, बैच हो गया, वो कलेक्टिव नाउन हो गई वो, राइट। गैंग, पैनल, जूरी, कैटल, जहाँ पे ग्रुप हो गया, किसी भी समूह की बात कर दी, वहाँ पे क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। अच्छा मुझे एक बात बताइए,
अगर मैं आपसे बोलूँ इंक कौन सी नाउन है, और फिर मैं आपसे बोलूँ ब्लैक इंक कौन सी नाउन है, तो इंक कॉमन नाउन और ब्लैक इंक प्रॉपर नाउन? नहीं, सरासर गलत। क्यों? क्योंकि यार ये तो काउंटेबल में लिखा है ना। इंक कैसी है? अनकाउंटेबल। तो इंक भी मटेरियल नाउन है, ब्लैक इंक, ब्लू इंक, पिंक इंक, जो भी इंक है वो सब कैसी है? मटेरियल नाउन, राइट। और एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक, फीलिंग्स, क्वालिटीज या स्टेजेस के नाम, राइट। तो आई होप आपको ये नाउन का कैटेगराइजेशन समझ में आया हो। तो हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और जिस दूसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल की बात करी थी मैं, वो यही है, अगर आपको नाउन का क्वेश्चन दिखता है तो या तो वो सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड होगा या फिर वो इस रूल से। तो हम समझते हैं ये क्या रूल है कि भाई अनकाउंटेबल नाउन्स का ना कोई प्लूरल फॉर्म होता है और ना ही इनके आगे ए एन, जिन्हें हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इनका यूज़ किया जाता है। तो हम ये समझ लें कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, इन दोनों का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। जैसे मैंने बोला आई नीड अ पेन, मतलब मुझे एक पेन चाहिए, है ना। तो अगर कोई चीज़ क्या है? अनकाउंटेबल, मतलब जिसे हम गिन ही नहीं सकते, तो उसके आगे हम एक लगा सकते हैं क्या? नहीं। तो कॉमन सेंस वाली बात है। इसमें रूल क्या हुआ कि भाई अनकाउंटेबल नाउन है, इसे तो गिन ही नहीं सकते। जब गिन नहीं सकते तो उसे एक भी नहीं बोल सकते, एक नहीं बोल सकते। और अगर गिन नहीं सकते तो दो तक तो पहुंचने की बात ही नहीं है। एक दो होगा तभी तो प्लूरल फॉर्म बनेगा। अब जब किसी चीज़ को गिन ही नहीं पा रही तो एक वचन और बहुवचन में कैसे अलग अलग कर पाऊंगी, है ना। तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है किनका? अनकाउंटेबल नाउन्स का। अब यहाँ समस्या ये होती है कि अगर मुझे समझ में आ गया कि जो भी मैंने नाउन लिखी है वो कैसी है, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल, तो बढ़िया बढ़िया मामला सेट है। पर अगर मुझे यही नहीं समझ में आया कि जो नाउन लिखी हुई है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो मैं कैसे डिसाइड कर पाऊँगी? ये क्वेश्चन पूछा गया है बैंक में कि स्वप्ना लेफ्ट हर सिटी इन सर्च ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना कि एम्प्लॉयमेंट जब तक आपको नहीं पता है कि एक अनकाउंटेबल नाउन है तब तक ठीक है, पर जैसे ही पता चल गया एन गलत हो गया। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट इज स्वप्ना लेफ्ट हर सिटी इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ ईयर नाउ, शी इज़ येट टू लर्न दी अल्फ़ाबेट्स, शी इज़ येट टू लर्न दी अल्फ़ाबेट्स। तो एक बात समझिएगा, अल्फ़ाबेट्स कुछ नहीं होता, अल्फ़ाबेट इज़ द वर्ड। अल्फ़ाबेट मतलब होता है वर्णमाला। वर्णमाला मतलब अ से लेकर ज्ञ तक इकट्ठा लिखा हुआ एक सीक्वेंस में, या ए से लेकर जेड तक लिखा हुआ एक सीक्वेंस में, उसे कहा वर्णमाला। ए बी सी डी 4 अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं, ए बी सी डी 4 लेटर्स हैं। आई बात समझ में? तो आपको पता होना चाहिए कि जो नाउन आप पढ़ रहे हैं वो कैसी है, अनकाउंटेबल है या काउंटेबल। तो ये कुछ कॉमनली यूज्ड अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जो टाइम एंड अगेन पेपर में पूछी जाती हैं, तो वो मैंने आपके लिए इकट्ठी की हैं, हम पढ़ सकते हैं यहाँ से। पहली है एडवाइस, इसलिए मैंने कहा था एडवाइस के आगे एन नहीं लगता। जो पिछला हमारा एग्जाम्पल था कि आई नीड एन एडवाइस फ्रॉम यू, एन क्यों नहीं? क्योंकि एडवाइस कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल। और जो अनकाउंटेबल है उसके आगे एक नहीं लगा सकते, ए या एन नहीं लगा सकते। इन्फॉर्मेशन, जानकारी या सूचना, हमेशा सिंगुलर होता है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता। आई हैव 4 इन्फॉर्मेशंस टू टेल यू, गलत। इक्विपमेंट, मोस्टली हर जगह गलत बोला जाता है कि इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है ना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स चाहिए, लैब इक्विपमेंट्स नहीं। इक्विपमेंट अनकाउंटेबल है, एक ये वो गिने नहीं जा सकते, हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है। हेयर, हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, इसका एक एक्सेप्शन है जो हम समझते हैं। अभी हम समझते हैं हेयर, अगर मुझे बोलना है कि किसी के बाल लंबे हैं तो मैं बोलूँगी कि शी हैज़ लॉन्ग हेयर, हेयर्स नहीं बोलूँगी। ठीक है, हमेशा सिंगुलर। लगेज, बैगेज, दोनों का मतलब है सामान,
एक सूटकेस हो या 50-50, लगेज और बैगेज सेम रहेगा। बिजनेसेस नहीं होता। काम, अच्छा मुझे हिंदी में हो सकता है आज 4 काम करने, इंग्लिश में नहीं होता, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, आई हैव सम वर्क टू डू, आई हैव अ लिटिल वर्क टू डू, बट आई हैव 4 वर्क्स टू डू नहीं होगा, क्योंकि 4 भी नहीं लगा सकते, भी नहीं लगा सकते, वर्क्स भी नहीं बोल सकते, ठीक है। वर्क्स बोल सकते हैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, जैसे फायर वर्क्स, है ना, या रचनाओं के लिए जो लेखकों की लिखी कृतियाँ होती हैं कि हैव यू रेड द वर्क्स ऑफ हरिवंश राय बच्चन, उनकी कृतियाँ पढ़ी हैं, वो अलग बात है, काम के लिए नहीं हो सकता। यहाँ पे वर्ड का मतलब है प्रॉमिस। मिस्चीफ मतलब होता है शरारत, सीनरी मतलब दृश्य, वेकेशन छुट्टियाँ, है ना, समर वेकेशंस नहीं होता भाई, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, हिंदी में भी नहीं होता, हिंदी में भी रोजगारों नहीं होता, रोजगार ही रहता है। अल्फ़ाबेट वर्णमाला हमने अभी डिस्कस किया। पोट्री, पोम्स, अच्छा पोयम नहीं होता, क्योंकि वाई का साउंड कहाँ से आ रहा है यहाँ, आज तक समझ में आया आपको? बचपन से हमें बोला जा रहा है पोयम सुना दो, हम भी वही सुना रहे हैं। बड़े हुए तो पता चला कि वो पोयम नहीं पोएम है, पोएम, पोएम, यस। तो इसका प्लूरल होता है पोम्स हो सकता है, पोएट्रीज नहीं होता। पोएट्री एक अनकाउंटेबल नाउन है, हमेशा सिंगुलर। फर्नीचर, फर्नीचर्स भी नहीं होता। सफरिंग्स मतलब जो मैंने सहा है ना, वो सफरिंग नहीं, सफरिंग्स है। सराउंडिंग्स, मेरे आसपास जो भी है ना, मेरे आसपास जो भी है उसको मैं क्या बोलती हूँ, सराउंडिंग्स। तो ये सब वर्ड्स हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। अब मैं समझती हूँ कि इसे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। आई नीड एन एडवाइस फ्रॉम यू, दोबारा हमने लिया है ये ताकि अब आपको समझ में आए। एस तो नहीं ही आएगा और ये एन भी नहीं आएगा। आई हैव सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस टू टेल यू, इन्फॉर्मेशंस गलत, करेक्ट वर्ड क्या होगा, इन्फॉर्मेशन। वी नीड सम मोर इक्विपमेंट्स फॉर द लैब, अगेन इक्विपमेंट फॉर द लैब, है ना, इक्विपमेंट्स नहीं। शी हैज़ ग्रे हेयर्स, नो, उसके बाल सफ़ेद हैं तो शी हैज़ ग्रे हेयर, हेयर्स नहीं होता। आई गेव माई वर्ड टू हर, अब समझिए प्रॉमिस वाला वर्ड की बात मैंने आपको बोली थी कि वो वर्ड जहाँ पे आप ज़ुबान बोलते हैं ना, कि मैंने उसे अपनी ज़ुबान दी है। आई गेव माई वर्ड टू हर, माई वर्ड्स नहीं, शब्द नहीं दिए हैं, ज़ुबान दी है, तो ये प्रॉमिस वाला है। अगर यहाँ मैंने वर्ड्स लिख दिया तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना है, आई गेव माई वर्ड टू हर, और ये करेक्ट सेंटेंस है ऐसे ही। शी इज स्टिल लर्निंग दी अल्फ़ाबेट्स, अभी हमने देख लिया अल्फ़ाबेट्स नहीं होता, अल्फ़ाबेट होगा तो सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज पोएट्रीज, आई लव पोएट्रीज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, पोएट्री होता है, पोएट्रीज नहीं होता। हर वेकेशंस आर गोइंग ऑन, वेकेशंस नहीं होता, वेकेशन होता है, राइट। अब एक बहुत बड़ा कंसेप्ट समझने की चीज़ कि मैंने कहा हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो अगर मुझे बोलना है कि मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये बाल लंबे हैं, जिसके भी हैं भाई, तो मैं बोलूँगी इट इज़ रियली लॉन्ग। इट बोला मैंने, सिंगुलर बोलना है मुझे, ठीक है। पर इमेजिन कीजिए मैं क्लास में एंटर हुई और मेरी चेयर के पास ही किसी के बहुत बाल झड़ रहे हैं तो वहाँ पे 4-5 पड़े हुए हैं, या आपने कभी जेल लगा के बाल सेट किए हों, वो 4-5 ज़िद्दी बाल होते हैं ना जो बनने ही नहीं देते हेयर स्टाइल जैसी हम बनवाना चाहते हैं, तो वो जब 4-5 पर्टिकुलर बालों की बात हो रही है, राइट, तो वहाँ पे हम उनको बोलेंगे हेयर्स, कि दीज 4 हेयर्स, गिन लिए ना अभी तो गिन लिया तो पता चल गया, काउंटेबल हो गए। बट जब मैं इकट्ठे कि माई हेयर इज़ नॉट सूटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, या दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज़ नॉट सूटेबल फॉर माई हेयर, वट एवर, है ना, तो हेयर तब जब सारे बालों की मैं एज अ यूनिट बात कर रही हूँ। और जब मैंने गिनी लिए वो 4 ही बाल पड़े हुए थे झड़े हुए, किसी के ना 2 ही पड़े थे, तो 2 हेयर्स। जैसे
मटेरियल नाउन के मैंने अंदर आपको एक एग्जाम्पल दिया था सैंड, वैसे ही एक एग्जाम्पल हो सकता है ब्रिक, वैसे ही एक एग्जाम्पल हो सकता है सीमेंट। अब ये सब रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल सब किसके अंदर आएंगे? मटेरियल नाउन के अंदर आएंगे। मटेरियल नाउन कैसी होती है? अनकाउंटेबल, तो ये सब भी क्या होना चाहिए? अनकाउंटेबल। पर अब आप समझिए कि मैं ये तो नहीं बोल सकती मुझे 4 रेत चाहिए, ठीक है, बट मुझे बोलना है कि 1000 ईंटें मैंने आज ऑर्डर की हैं। अब मैंने गिन ही लिया ना कितनी, 1000, तो मैं बोल दूंगी ब्रिक्स। पर अगर मैं बोलूं कि ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग ईंटों की बनी है, ईंट की बनी है, तो मैं बोलूँगी दिस बिल्डिंग इज़ मेड ऑफ ब्रिक, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया, मटेरियल नाउन की तरह। ये अनकाउंटेबल हो गई, अब इसे काउंट नहीं कर सकती। वहीं उसी कंस्ट्रक्शन में एक ईंट का टुकड़ा कोई लेबरर नीचे से ऊपर वाले फ्लोर पे लेके जा रहा था, एक ईंट रास्ते में गिर गई और टूट गई, अलग अलग उसके टुकड़े हो गए, पर वो गंदा हो गया फ्लोर। अब मैंने बोला somebody has to clean these bricks, क्यों? क्योंकि वो अलग अलग हो गई, मैंने गिन रही हूँ ना, अब वो काउंटेबल है मेरे लिए। अब मैं उन्हें रॉ मटेरियल की तरह तो नहीं इस्तेमाल कर रही ना। तो जो भी चीज़ जब मैं गिनने लगूंगी तो वो कभी कभी काउंटेबल भी हो जाती है, राइट। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एकदम ही अलग मीनिंग हो जाता है उसका, जैसे कि वाटर्स मैंने आपको बताया, जैसे कि कलर्स मैंने आपको बताया। तो बस यही एस कब लगाना है किसी वर्ड में, कब प्लूरल बन रहा है, कब सिंगुलर बनना है, ये सब समझ में आने लगेगा हमें, तो बहुत ईजी हो जाएंगी हमारे लिए चीज़ें समझना। और जो बोलते हुए छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं हम, जो स्पॉटिंग द एरर में हम छोटी छोटी मिस्टेक्स लेफ्ट आउट हो जाती हैं हमसे, वो होना बंद हो जाएगी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। और अगला रूल है कि ये कलेक्टिव नाउन से भाई कुछ जिनको हमेशा कैसे यूज़ किया जाता है? प्लूरल फॉर्म में। कलेक्टिव नाउन कौन सी होती हैं? वो जो किसी ग्रुप का नाम होती हैं, राइट। पहला है जेंट्री। जेंट्री मतलब होता है एलीट पीपल का ग्रुप। एलीट पीपल मतलब सभ्य, कुलीन, अच्छे लोगों का समूह, ठीक है। तो ये दिख तो सिंगुलर सी रही है सारी, पर हैं कैसी? प्लूरल। जैसे कि जेंट्री आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, इज नहीं लगाया, इज लगाऊंगी तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। पुलिस, ये याद रखिए भाई, ये गलत बोलते हैं हम, द पुलिस इज कमिंग नहीं होता, द पुलिस आर कमिंग होता है। पुलिस के साथ हैव लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा, सिंगुलर के साथ लगता है हैज़, राइट। अगर मुझे बोलना है दो हैं, मतलब पुलिस, जिसको हम कॉप्स कहते हैं ना, ऑफिसर्स, या क्या वर्ड यूज़ करते हैं? पुलिस मैन, है ना। एक है तो पुलिस मैन और बहुत सारे हैं तो पुलिस मैन, ठीक है। तो 4 पुलिस मैन आर कमिंग, राइट, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज पुलिस अगर बोल रहे हैं तो हमेशा आर बोलना है। कैटल मैंने आपको मीनिंग बताया था, चौपाई, गाय, भेड़, भैंस, बकरी, इनके समूह को क्या बोलते हैं? कैटल। तो कैटल आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब चरना, है ना, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। पेजेंट्री, पेजेंट्री मतलब होता है रूरल पीपल, वो जो लोग जो गांव में रहते हैं, समूह को, और उन लोगों को कहते हैं पेजेंट। अगर आपने बचपन में ये वर्ड पढ़ा हो और पीजेंट्री पढ़ा हो तो आज करेक्ट कर लीजिएगा, इट्स पेजेंट्री एंड पेजेंट। तो मैंने बोला पेजेंट्री इज द बैकबोन ऑफ आवर एग्रेरियन सोसाइटी, राइट। पेजेंट्री के बाद क्या लगाया हमने? इज। क्लर्जी, देखिए भाई, क्लर्जी हैज़, क्लर्जी मतलब होता है जो चर्च में फादर नहीं होते, है ना, पादरी जो होते हैं, उनके समूह को बोलते हैं क्लर्जी। तो द क्लर्जी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड दिस फंक्शन। तो आपको याद रखना पड़ेगा, जेंट्री यानी सभ्य लोगों का समूह, पुलिस, कैटल, पेजेंट्री मतलब ग्रामीणों का समूह, क्लर्जी मतलब पादरियों का समूह, और पीपल, पीपल तो मतलब लोग, लोग हमेशा प्लूरल होते हैं, है ना। पीपल आर ऑलवेज सपोर्टिव और मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट। तो आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अच्छा, कलेक्टिव नाउन्स के साथ क्या है कि यही इनके बारे में अजीब बात है कि हमें सिंगुलर प्लूरल समझने के लिए पहले कलेक्टिव नाउन का कंसेप्ट समझना पड़ा। अब हम याद रखें कि भाई
कुछ कलेक्टिव नाउन्स होती हैं जो कैसी यूज़ की जाती हैं, हमेशा प्लूरल में, और जो बच गई ना वो सारी कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर भी हो सकती हैं और प्लूरल भी। डिपेंड करता है कि उनका सेंटेंस में यूज़ कैसे किया गया है, और वो यूज़ पर डिपेंड करेगा कि हम उसे सिंगुलर वर्ब देंगे, प्लूरल वर्ब देंगे, सिंगुलर प्रोनाउन देंगे या प्लूरल प्रोनाउन देंगे। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल और समझने में कोई ऐसा कठिन भी नहीं है। ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी भी कलेक्टिव नाउन के जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो सब साथ में मिलजुल के काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 5 मेंबर्स हैं और पांचों मिलजुल कर एक यूनिट की तरह, एक ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं आपस में, तो वो हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर। पर अगर सेम ही नाउन उसके 5 मेंबर्स हैं और वो पांचों अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, झगड़ा हो गया, या वो लोग मिलजुल के काम ना करते हुए अपने अपने पर्सनल काम में एंगेज्ड है, तो सेम नाउन कैसी लिखी जाती है इस बार, प्लूरल। और समझे एग्जाम्पल्स के साथ। पहला मैंने लिखा है द कमिटी इज यूनानिमस ऑन दिस इशू। तो यहाँ पे हमारी जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है, कमिटी। उसमें जितने भी मेंबर्स हों, यूनानिमस मतलब होता है सर्वसम्मति से, है ना, सर्वसम्मत है, मतलब सबने एक ही डिसीजन दिया है। तो इस इशू पे सारी कमेटी के जो लोग हैं वो कैसे हो गए हैं, एकजुट हो गए, इकट्ठे हो गए, उन्होंने मिल के डिसीजन लिया है, और क्योंकि मिल के लिया है वो एक ग्रुप बन गए, एक यूनिट बन गए, तो इसीलिए अब वो नाउन कैसी लिखी जाएगी, सिंगुलर। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, इज, राइट। सेकेंड वन इज द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। अब क्या हो गया, उनका जो ओपिनियन था वो डिवाइड हो गया, सब अलग अलग बात बोल रहे हैं, वो लोग एक ग्रुप की तरह काम नहीं कर रहे हैं, तो सेम नाउन जो हमने पहले सेंटेंस में सिंगुलर लिखी थी वो यहाँ पे कैसी हो गई, प्लूरल, राइट। कमिटी वैसा ही लिखा हुआ है बट इज और आर का फर्क है, आगे प्रोनाउंस का भी फर्क हो जाएगा, है ना। थर्ड वन, द ऑडियंस वॉज स्पेल बाउंड। अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट चल रहा है भाई, जनता मंत्रमुग्ध है। स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध, ठीक है, तो गा रहा है लड़का इतना बढ़िया, तो स्पेल बाउंड है ऑडियंस। पर सेकेंड सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो है द ऑडियंस वर बैंड। अब मुझे बताइए, पूरी ऑडियंस तो बैंड नहीं हो गई होगी ना। इन लोगों ने, जो भी इनका ग्रुप था, कलेक्टिव नाउन क्या है, ऑडियंस, तो पूरी ऑडियंस के साथ तो नहीं ऐसा किया गया होगा, कुछ की बात कर रहे होंगे, राइट। जब मैंने ग्रुप छोड़ के कुछ इंडिविजुअल या एक इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल लोगों पे बात करने लगूं, ग्रुप की बात ना करते हुए लोगों की बात करने लगूं, तो वो कैसी हो जाती है, प्लूरल। कि भैया कुछ ही ऑडियंस बैन हुई होंगी, तो उन लोगों ने, फिर ऑडियंस ने ग्रुप की तरह तो काम नहीं किया, राइट, एक यूनिट नहीं थे, इकट्ठे नहीं थे, सेपरेट हो गए थे, तो वो कैसी हो गई यहाँ पे, प्लूरल। और इससे तो आपको एकदम ही क्लियर हो जाएगा। पहले ये वाला देखिए, अभी जो टेस्ट मैच हुआ बहुत ही मज़े आ गए, है ना, सब बोल रहे हैं द टीम इज़ प्लेइंग वेल दीज डेज, इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, राइट। अब टीम कलेक्टिव नाउन है, उसमें प्लेयर्स होते हैं, सब ने मिल के खेला, एक यूनिट की तरह काम किया, इसीलिए सिंगुलर। पर मैच के पहले जब टीम रेडी हो रही होगी तो द टीम आर चेंजिंग क्लोथ्स। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, प्लेयर्स की बात कर रही हूँ। सब इसको तो ग्रुप में नहीं कर सकते, सब इंडिविजुअल काम कर रहे होंगे अपना अपना, राइट, तो वही टीम यहाँ पे कैसी हो गई, प्लूरल। तो जब लोग एक यूनिट की तरह काम करें, मिलजुल के काम करें, तो सिंगुलर, और जब अलग अलग काम करें, अपने अपने काम करें, उनमें झगड़ा हो जाए, उनमें किसी तरीके का डिवीजन हो जाए, है ना, तो वहाँ पे हम कैसी नाउन देते हैं इन्हें, प्लूरल। आई होप ये आपको समझ आया हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि काउंटिंग यूनिट्स के बाद यदि नंबर आए तो यूनिट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखी जाती है, सिंगुलर फॉर्म और काउंटिंग यूनिट्स। तो हम पहले समझ लें काउंटिंग यूनिट्स क्या है। भाई चीज़ों को जब हम काउंट करते हैं तो हर चीज़ को एक ही यूनिट में तो काउंट नहीं करते, डिस्टेंस को हम किलोमीटर में काउंट करते हैं, वो उसकी यूनिट है। हमारे पास सॉक्स हो, ट्राउजर्स हो, पैंट्स हो, तो हम क्या बोलते हैं, पेयर्स, राइट। पेयर, डजन, एग काउंट करना हो हमें, या बनानास काउंट करना हो तो डजन, दर्जन जिसे हम कहते हैं। स्कोर बुक्स का होता है, ठीक है। और 100, जैसे मुझे पैसे गिनने हैं
तो मैंने बोला मेरे पास 500 रुपये हैं, तो यहाँ पे मेरी काउंटिंग यूनिट क्या हुई? 100। मैंने बोला 100, 200, 300, गिन काय में रही हूँ मैं? 100 में। तो मेरी यहाँ पे यूनिट क्या हो गई? 100, राइट। अगर मैं मिलियन में गिनूँ तो मिलियन, मैं लैक्स में गिनूँ तो लाख, क्रोर्स में गिनूँ तो क्रोर्स, है ना। तो हर बार हर सेंटेंस में यूनिट कुछ भी हो सकती है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा रूल है कि यदि काउंटिंग यूनिट्स के बाद कोई नंबर आ जाए तो यूनिट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखी जाती है। पहले ये वाला एग्जाम्पल देखिए, माई फ्रेंड बॉट 2 डजन्स ऑफ एग्स। अब इसे हिंदी में बोलिए कि मेरा दोस्त 2 दर्जनों केले लेके आया था या 2 दर्जन केले लेके आया था? बताइए, 2 दर्जन या 2 दर्जनों? हिंदी में भी हम दर्जन ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि आगे हमने ये लगा दिया एक नंबर, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। करेक्ट सेंटेंस होगा माई फ्रेंड बॉट 2 डजन ऑफ एग्स, ठीक है। पर ऊपर वाला सेंटेंस, माई फ्रेंड बॉट डजन्स ऑफ एग्स, मेरा दोस्त दर्जनों एग्स लाया, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसीलिए यहाँ पे प्लूरल चल गया। इजी इनफ। थर्ड देखते हैं, आई हैव 1000 रुपीज नोट, ठीक है। पहली बात मुझे समझना है कि मैं यहाँ गिन क्या रही हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या गिन रही हूँ? नोट। मेरे पास एक नोट है 1000 रुपए का। अब अगर गिन मैं नोट रही हूँ और गिन रही हूँ 1000 रुपये से, एक 1000 का नोट, दूसरा 1000 का नोट, तीसरा 1000 का नोट, तो मेरी ये पूरी काउंटिंग यूनिट होगी। और जो भी काउंटिंग यूनिट है वो किस में लिखी जाएगी? सिंगुलर फॉर्म में। तो रुपीज़ नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? रुपी। आई हैव 1000 रुपी नोट। आई होप ये क्लियर हुआ हो। ऑन दी अदर हैंड, मैंने कहा मेरे पास हज़ारों रुपये हैं। अब मैंने क्योंकि नंबर नहीं लगाया तो ये क्या हो गया? थाउजेंड्स। ये क्या हो गया? रुपीज़, दोनों प्लूरल में, ठीक है। आई हैव 2000 रुपीज़ नोट। सेम, मेरे पास एक 2000 का नोट है। अब ये पूरी काउंटिंग यूनिट है। मैं काउंट किसको कर रही हूँ? नोट्स को, ठीक है। तो फिर वही जो इसमें करेक्शन था, इधर ये रुपीज़ में एस नहीं आएगा। आई हैव 2000 रुपी नोट, राइट। अब जैसे एक है वैसे 5 हो गए। आई हैव 5 2000 रुपीज़, तो यहाँ क्या आ गया? नोट्स। तो आपको समझना पड़ेगा कि 5 क्या है भैया? नोट्स हैं। तो नोट्स प्लूरल हो गए। यहाँ पे अ था, अ मतलब एक, तो यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, राइट। तो चलिए अगला रूल देखते हैं। और नाउन को समझने के लिए, नाउन के अगले कुछ रूल्स को समझने के लिए हमें पहले नाउन के केसेस पता होना चाहिए। तो देखिए, नाउन को 3 हेडिंग्स में समझा जाता है। पहला था नंबर, राइट, जो चल ही रहा है हमारा, सिंगुलर प्लूरल। दूसरा है जेंडर, हमने समझ लिया, 4 जेंडर है भाई इंग्लिश में। और तीसरा क्या है हमारे पास? केसेस ऑफ नाउन। यहाँ पे हम सिर्फ वो पढ़ रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। बाकी ये डिटेल्ड नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, ये जो केसेस हैं ये प्रोनाउन में ज़्यादा काम आते हैं, तो इन्हें प्रोनाउन के केस में समझने की और ज़्यादा ज़रूरत है। नाउन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पजेसिव केस। तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये क्या होता है। देखिए, ये समझने के लिए मुझे पहले समझना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में वो व्यक्ति जो या तो कुछ काम करे या जिसके बारे में हम बात करें उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे हिंदी में कहते हैं कर्ता, राइट। कर्ता आप सबने सुना होगा। वो व्यक्ति जो कुछ काम करे या जिसके बारे में कोई बात की जाए। जैसे मैंने लिखा है स्वप्ना टीचर्स मैथिली। पढ़ा कौन रहा है भाई? स्वप्ना। काम कर रही है, करेक्ट। तो स्वप्ना एक नाउन है। ये कौन से केस में है? नॉमिनेटिव केस में। मतलब जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में किसका काम करे? सब्जेक्ट का, तो वो किस केस में कहलाता है? नॉमिनेटिव केस में। सेम वे जब वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे तो वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो सब्जेक्ट जो भी काम करता है उसका प्रभाव जिस चीज़ पे पड़ता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। स्वप्ना पढ़ा रही, किससे पढ़ा रही भाई? मैथिली को। तो मैथिली क्या हो गई यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। तो मैथिली कौन से केस में है? ऑब्जेक्टिव। अगेन, मैथिली नोज हाउ टू राइड अ बाइक। अब यहाँ पे मैथिली काम कर रही है, उसको पता है कि बाइक कैसे चलाते हैं,
तो ये यहाँ पे कौन से केस में है? नॉमिनेटिव। बाइक कौन से केस में है? ऑब्जेक्टिव। आई होप इतना क्लियर हुआ हो। अब मुद्दे की बात पे आते हैं, वो है पजेसिव केस। पजेसिव केस का मतलब है जब हमको किसी चीज़ पर अपनी अथॉरिटी या ओनरशिप दिखानी होती है, मतलब हमें बताना होता है कि इस पे मेरा हक है, ये मेरा है, ठीक है। जैसे मुझे बोलना है राज का अम्ब्रेला, तो जो मैंने एक वर्ड यूज किया का, ये ही है पजेसिव केस। तो का बोलने के लिए इंग्लिश में हमारे पास दो तरीके हैं, एक है ऑफ और एक है। तो जब भी मुझे बोलना है कि ये मेरा है या ये उसका है, और अभी तो मैं नाउन की बात कर रही हूँ तो मैं नाम लेके बोलूँगी, है ना, कि ये सुधांशु की शर्ट है या ये स्वप्नल का पेन है, राइट। तो का बोलना ज़रूरी है हिंदी में, राइट। इंग्लिश में मैंने आपको बोला एक है ऑफ, एक है एपोस्ट्रॉफी एस। ऑफ हम सबको पता है कैसे यूज़ करते हैं। अभी हम बात करें पजेसिव केस की, और यहाँ पे हम का के लिए किसका उपयोग करते हैं? एपोस्ट्रॉफी एस का, और इसी को हम कहते हैं पजेसिव साइन। इससे पता चलता है कि नाउन किस केस में है? पजेसिव केस में, ठीक है। जैसे मुझे कहना है शेक्सपियर के प्लेज, शेक्सपियर के, है ना, तो के लिए हमने क्या लगाया? एपोस्ट्रॉफी एस। एक वीक का हॉलीडे, का हॉलीडे, एक माँ का प्यार, राइट, अ मदर्स लव, तो ये एपोस्ट्रॉफी एस है। अच्छा, अपने आसपास आपने लोगों को वीक्स और वीक एपोस्ट्रॉफी में बहुत गलतियां करते देखा होगा, और आज आपको समझना है कि ये प्लूरल है और इसका मतलब है वीक का, राइट। आगे बढ़ते हैं और पजेसिव केस के बारे में कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि यदि कोई वर्ड एस के साउंड के साथ खत्म होता है तो उसके आगे केवल एपोस्ट्रॉफी लगता है, एस नहीं लगता। मतलब सिर्फ ये लगेगा, ये नहीं लगेगा। अब हम इसको समझते हैं कि जैसे किसी का नाम है रॉस, फ्रेंड्स देखा है आपने तो आप रॉस को तो जानते ही होंगे। तो मान लीजिए मुझे कहना है रॉस की बुक। अब क्योंकि उसका नाम एस के साउंड के साथ खत्म हो रहा है तो यहाँ पे हम ये नहीं लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे, ये गलत है। रॉस की बुक, और पढ़ेंगे ऐसे वैसे ही, रॉसेस बुक, करेक्ट। जैसे अच्छा, इसका सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है, बस एस का साउंड लास्ट में अगर है तो बस एपोस्ट्रॉफी, और नहीं है तो एपोस्ट्रॉफी एस। जैसे मुझे कहना है बॉयज़ स्कूल। अब मुझे बताइए एक लड़के का स्कूल है या लड़कों का स्कूल है? ऑफ कोर्स लड़कों का स्कूल है, तो मेरे को लिखना पड़ेगा बॉयज़, प्लूरल में, राइट। अब लड़कों का, इसके आगे लगेगी एपोस्ट्रॉफी, और क्योंकि ये एस के साउंड के साथ खत्म हो रहा है तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, केवल एपोस्ट्रॉफी लगेगी। ऐसे लिखते हैं बॉयज स्कूल, ऐसे नहीं लिखते, राइट। जीसस को तो आप सब जानते हैं, फॉर जीसस सेक, गलत, फॉर जीसस सेक। मैं दोनों को पढ़ सेम रही हूँ, बट यहाँ पे एस है, यहाँ पे नहीं है। गर्ल्स कॉलेज, वो जो सेम बॉयज स्कूल के साथ है, हर जगह देखिए आप 90% गलत लिखा होता है, ऐसे लिखते हैं लोग गर्ल्स कॉलेज, तो ये नहीं, एक लड़की का कॉलेज थोड़ी है, लड़कियों का कॉलेज, राइट, तो गर्ल्स कॉलेज। कंशियंस, अंतरात्मा जो होती है ना, कंशियंस, तो स से खत्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ भी एस नहीं आया, ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट। आई होप ये एकदम क्लियर हो गया हो। अगर कोई भी वर्ड एस के साउंड के साथ खत्म होगा तो उसके आगे हम एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे। तो इसी बात के साथ अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट रूल हमें समझना है वो है डबल एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं किया जाता। डबल एपोस्ट्रॉफी का मतलब राज के पापा की कार, तो ये डबल एपोस्ट्रॉफी है, मतलब लगातार दो शब्द और दोनों में एपोस्ट्रॉफी एस, ये अलाउड नहीं है। तो अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि का बोल के हम पजेसिव बनाते हैं, और का को बोलने के दो तरीके हैं, एक ऑफ और एक एपोस्ट्रॉफी एस।
अब अगर 2 बार ये नहीं लगा सकते तो किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? ऑफ की। तो एक बार ऑफ लगा दो, एक बार एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, तो कार ऑफ राजेश फादर, ये करेक्ट है। भूटान्स पीएम्स विजिट नहीं हो पाएगा, पीएम ऑफ भूटान्स विजिट, 2 बार नहीं, एक बार एपोस्ट्रोफी, एक बार ऑफ, इजी इनफ। नेक्स्ट रूल देखते हैं। जॉइंट पोजेशन के केस में पहले हम समझ ले भाई ये जॉइंट पोजेशन क्या है। पोजेशन तो आपको समझ में आ गया, मेरी कोई चीज़ है ना तो वो मेरा पोजेशन है। जॉइंट पोजेशन मतलब जब 2 लोगों की मिलके एक ही चीज़ हो, जैसे मैं और मेरे भैया, हमारे पास एक ही मम्मी है ना, जॉइंट पोजेशन है। तो शी इज यशाज एंड विपुल्स मदर, एक सेंटेंस ये है। अब हम इसी को थोड़ा एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि जब जॉइंट पोजेशन हो तो एपोस्ट्रोफी एस 2 बार नहीं लगता, केवल बाद वाली नाउन के साथ यूज किया जाता है ना। चीज एक है तो एपोस्ट्रोफी एस भी एक ही बार लगेगा। जैसे हिमेशस एंड अन्नू मलिक्स सॉन्ग्स आर वेरी पॉपुलर। अब आपको पता होगा दोनों अलग अलग काम करते हैं, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर हैं दोनों। तो यहाँ पे ये जो है ये सही है क्योंकि उनका कोई जॉइंट पोजेशन ही नहीं है। पर विशाल और शेखर को भी जानते होंगे आप, विशाल एंड शेखर्स सॉन्ग्स आर वेरी पॉपुलर। तो यहाँ पे वो दोनों मिल के काम करते हैं, है ना, वो सारे सॉन्ग साथ में बनाते हैं, वो टीम है। तो अगर वो जॉइंट पोजेशन में है सारे गाने उनके, तो 2 बार एस नहीं आएगा, केवल बाद वाली नाउन के साथ यूज किया जाएगा। तो विशाल बाद में लिख दूं तो विशाल के साथ, शेखर बाद में लिख दूं तो शेखर के साथ। करेक्ट सेंटेंस इज विशाल एंड शेखर सॉन्ग्स आर वेरी पॉपुलर। अच्छा, इसको डबल एपोस्ट्रोफी से कंफ्यूज मत कीजिएगा, बीच में एंड आ रहा है ना, यहाँ पे कहीं नहीं था। लगातार 2 शब्दों में अलाउड नहीं है, एंड के बाद लग सकता है। क्लियर? तो आगे बढ़े, अगली स्लाइड देखते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, क्या कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ केवल लिविंग थिंग्स के लिए किया जा सकता है। बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे प्रीवियस ईयर्स में, एसएससी में काफ़ी ज़्यादा, एसआई में भी काफ़ी क्वेश्चंस। तो ध्यान से देखिएगा इसको कि जैसे मैंने कहा द टेबल्स लेग, टेबल का पैर टूट गया भैया, द टेबल्स लेग इज ब्रोकन, गलत, द लेग ऑफ द टेबल इज ब्रोकन, करेक्ट। तो अभी मैंने सीखा ना एस और ऑफ, जहाँ ये नहीं लग रहा वहाँ ऑफ लगा के काम चला लो। द हाउस इज रूफ, तो ये तो वैसे भी हाउस इज गलत हो गया ना, और नॉन लिविंग तो है ही, तो क्या होना चाहिए करेक्ट? द रूफ ऑफ द हाउस। सिंपल इनफ, केवल लिविंग थिंग्स के साथ लगेगा, नॉन लिविंग के साथ नहीं लगेगा। अब इसका कुछ अपवाद है जिसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी और बढ़ जाती है रूल की। कि टाइम, स्पेस, वेट और पर्सोनिफिकेशन के केस में ये नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीवों के साथ भी लग सकता है। जैसे टाइम की बात करें, पहले हमने कहा अ मिनट्स टाइम, 1 मिनट का टाइम। तो यहाँ पे मैं किसी भी तरीके से टाइम डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो मिनट नॉन लिविंग है बट यहाँ चल गया, क्यों? क्योंकि पहला एक्सेप्शन क्या है, पहला अपवाद क्या है, कहाँ कहाँ नॉन लिविंग चीज़ों के साथ लग सकता है? पहला क्या था? टाइम। फिर है अ पाउंड्स वेट, राइट, भार की बात कर रहे हैं अपन, ये लिखा हुआ है वेट, भार की बात कर रहे हैं, तो 1 पाउंड का वजन, तो यहाँ भी चल गया। फिर है स्पेस, स्पेस मतलब डिस्टेंस, जगह। मैंने आपको पूछा कि आपका घर आपके दोस्त के घर से कितना दूर है, आपने कहा बहुत पास है मैम, इतना पास कि पत्थर फेंको तो पहुंच जाए। ये एक मुहावरा है, स्टोन्स थ्रो अवे डिस्टेंस, इतना पास कि पत्थर फेंको तो पहुंच जाए, मतलब काफ़ी पास। इसका मतलब क्या होता है? काफ़ी पास। तो स्टोन तो नॉन लिविंग है बट यहाँ भी चल गया, राइट। जैसे मैंने कहा कि तानसेन का गाना सुन के पत्थर भी रो दिए, तो स्टोन्स आईज वर टियर्ड, चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको पर्सोनिफाई कर दिया है, 4th वाला। पर्सोनिफाई मतलब मानवीकरण कर दिया है उसका। मानवीकरण मतलब क्या होता है भाई? जब हम किसी
नॉन लिविंग चीज को किसी लिविंग चीज का गुण दे देते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। एक अलंकार होता है और वो यहाँ पे चलता है कि हम नॉन लिविंग चीज़ों के साथ जब ऐसा सलूक करें कि उन्हें लिविंग चीज़ें बना दें, उनके बारे में कुछ ऐसा बोलें, तो फिर उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस भी लगा ही देते हैं। जैसे कि माँ अपने बच्चों को मन की आंखों से देख लेती है। मन की कोई आंखें होती हैं? नहीं, पर मन को क्या किया? पर्सोनिफाई किया, उसका मानवीकरण कर दिया, राइट। उसको इंसान मान लिया गया, फिर उसके बारे में बात की गई, तो यहाँ चल गया। जैसे कानून के हाथ, यहाँ चल जाएगा, राइट। हम नहीं पढ़ते सूरज थके हुए आदमी की तरह समुद्र में डुबकी लगा गया, मानवीकरण। ऐसे केसेस में चलेगा। तो क्विक रिवीजन, क्या एपोस्ट्रोफी एस का यूज केवल लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, पर इन केस ऑफ टाइम, स्पेस, वेट और मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन, जब हम किसी नॉन लिविंग चीज को किसी लिविंग चीज का गुण दे दें, राइट, तो वहाँ पर हम नॉन लिविंग चीज़ों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग भी कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिएगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। तो हमारा लास्ट रूल है ये, और उसके बाद एक छोटा सा नोट। तो रूल क्या कहता है कि समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, इनको हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस का क्या मतलब? इनडेफिनिट नाम जैसे ही पता चल रहा है, अनिश्चित, राइट। अनिश्चित मतलब जो फिक्स ना हो। जैसे मैंने कहा कि किसी की चाबी छूट गई है, किसी की, समवन, तो अब मुझे पता नहीं ना समवन मैंने किसके लिए लगाया है, इसीलिए इनको कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स के साथ यदि एल्स वर्ड आए तो हमेशा एपोस्ट्रोफी एस एल्स के साथ लगता है और इन प्रोनाउंस के साथ नहीं। हालांकि ये रूल का वायलेशन है। क्यों? क्योंकि एल्स तो स से ख़त्म हो रहा है, एस के साउंड से ख़त्म हो रहा है, बट यहाँ पे चल रहा है, तो इसीलिए आपको ये याद रखने की ज़रूरत है। आपने कहा कोई क्लास में अपनी की भूल गया, मैंने कहा कि मैम मेरी तो नहीं है, किसी और की होगी, तो समवन्स एल्स गलत है, समवन एल्सेस कीज सही है। किसी और की, समवन का मतलब किसी, एल्स मतलब और यहाँ पे की, किसी और की चाबियाँ। जैसे मैंने बोला एवरीबडीज एल्स वर्क इज डन, सुनने में ही अच्छा नहीं लगा ना, जमा नहीं। जैसे आप लोग बोलते हो ना, एरर आप लोग ऐसे डिटेक्ट करते हो ना, जम रहा है, नहीं जम रहा है, तो बस ये तो जम ही नहीं रहा है, हमको उससे आगे बढ़ना है, ठीक है। पता होना चाहिए कि क्यों नहीं जम रहा है, क्या रीज़न है। तो यहाँ पे यही रीज़न है भाई कि ये बात है कि किसी और का, ऐसा बोलना है ना मुझे कि किसी का और होगा, नहीं, आपको बोलना है किसी और का होगा। इसीलिए आपने पहले बोला एवरीबडी एल्सेज वर्क इज डन, बाकी सब का काम हो चुका है, तो हमेशा एल्स के साथ लगेगा अगर इनमें से कोई प्रोनाउन पहले आया है तो, राइट। और एक बहुत छोटा सा क्विक नोट कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितने चाहूँ उतने स्टार आप मन से लगा लेना। क्या है? मैंने कहा शुभी मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। अब आप समझिए, अगर एक है तो पहले बहुत सारे होना तो ज़रूरी है ना। शुभी इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, नहीं, अच्छे दोस्तों में से एक है या अच्छे दोस्त में से एक है, आप उसे हिंदी में ही ट्रांसलेट कर लेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि फ्रेंड गलत है ना। एक है, एक की बात कर रही हूँ, बहुत में से, तो वो बहुत तो प्लूरल ही होंगे ना। तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगी? प्लूरल नाउन, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन। रश्मि रथी इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव एवर रेड। रश्मि रथी मेरी पढ़ी हुई सबसे अच्छी किताबों में से एक है। रश्मि रथी इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव एवर रेड, तो सबसे अच्छी किताबों में से एक या सबसे अच्छी किताब में से एक? ऑफ कोर्स किताबों में से एक, इसीलिए बुक्स, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, ठीक है। गौरव सर को तो आप सब जानते ही हैं। गौरव सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ रीजनिंग, आई नो, राइट। अब क्योंकि मैं दूसरी फैकल्टीज़ को भी जानती हूँ, तो सबसे अच्छी फैकल्टीज़ में से एक, राइट, इसीलिए वन ऑफ के बाद फैकल्टी नहीं, फैकल्टीज़।
तो इसको बिल्कुल याद रखिए कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का ही इस्तेमाल किया जाता है। और यहीं पे हमारे रूल्स होते हैं ख़त्म। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में प्रॉमिस किया था, अब हम देखने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो आप समझेंगे कि आपके लिए इजी हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि पूछा गया है बैंक पीओ 2016 में। Within a short span of time, the startup website has entered itself as the go-to adobe for cloth that are well designed with care and attention. पहले मैं आपको इसका ट्रांसलेशन बताती हूँ कि बहुत कम समय में ये जो स्टार्टअप वेबसाइट थी, इसने खुद को कैसे प्रेजेंट कर दिया है कि भैया यहीं जाना है, गो टू अडोब, है ना। किसके लिए? उन कपड़ों के लिए जो कि अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं विथ केयर एंड अटेंशन। अब मुझे बताइए, कपड़े डिज़ाइन किए गए, केयर एंड अटेंशन, गो टू अडोब बन गया, तो सिले हुए कपड़े बेच रहा होगा या अनस्टिच्ड क्लॉथ? ऑफ कोर्स ये वर्ड क्या होना चाहिए? मैंने आपको शुरू में बताया था, क्लॉथ बिना सिले कपड़े को कहते हैं, अनस्टिच्ड कपड़े को कहते हैं, क्लोथ्स सिले हुए कपड़े होते हैं जो कि पहनने लायक होते हैं, राइट। तो यहाँ पे वर्ड क्या आना चाहिए? क्लोथ्स। वेरी इजी, बट आपको ये नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI क्लर्क 2017 में पूछा गया था। श्याम रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड ऑर्गेनाइज्ड द इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रैक्टिकलिटी इन लाइफ। तो समझिए कि श्याम ने अपनी गलती रियलाइज़ की और प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत जो है जीवन में उसको समझा। अब समझिए, ज़रूरत या ज़रूरी है, प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरी है या प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है? ज़रूरत। ये वही डिफरेंस है जो हमने पहले सीखा था एडजेक्टिव और अनकाउंटेबल नाउन में। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंस आएगा, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट वर्ड है इम्पॉर्टेंस, क्योंकि हमें नाउन की ज़रूरत है और यहाँ उन्होंने क्या लिख दिया? एडजेक्टिव। इसीलिए आपका ये समझना ज़रूरी है कि किस वर्ड का क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, ये नाउन है कि क्या है, एडजेक्टिव है, ताकि आप ऐसी गलतियाँ निकाल पाएँ। थर्ड क्वेश्चन, every conceivable race and nationality had its shared suffering in the world wars. सीजिल 2016 पढ़ते ही याद आना चाहिए आपको। मैंने एक वर्ड बताया था कि सफरिंग नहीं होता, सफरिंग्स होता है, प्लूरल ही होता है हमेशा, तो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, I had invited all my sister-in-laws to my son's birthday party. CHSL 2016. सिस्टर इन लॉज ऐसे बनाते हैं प्लूरल कंपाउंड नाउन का? नहीं, उसके मुख्य शब्द का प्लूरल बनाते हैं। मुख्य शब्द क्या है? सिस्टर। तो सिस्टर्स इन लॉ। आई हैड इन्वाइटेड ऑल माई सिस्टर्स इन लॉ टू माई सन्स बर्थडे पार्टी। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स, है ना। हमने अभी सारी डिस्कस की थी। फिफ्थ, the new varieties of genetically modified crops is being extremely successful in curbing the usage of pesticides in increasing the per unit output. बैंक पीओ 2017। अब देखिए, थोड़े भारी भारी बड़े बड़े शब्द लिखने से क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं हो जाता। कंसेप्ट वही है, वही इज आर हैव हैज की गलतियाँ चल रही हैं, मुझे पकड़ में आना चाहिए। तो बोल क्या रहे हैं कि जो नई वैराइटीज़ हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं क्या करने में, कि जो पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक वगैरह होते हैं ना, हाँ, उनके यूजेज को सही करने में, है ना, पर यूनिट जो आउटपुट मिल रहा था वो ठीक करने में। अब पॉइंट ये है कि मैंने शुरू किया था न्यू वेराइटीज़, वेराइटीज़ प्लूरल है, राइट, और मैंने यहाँ क्या लिखा है? इस, अरे वेराइटीज़ हैं तो क्या आएगा? आर। सिंपल है। आजू बाजू बड़े बड़े शब्द, लंबे लंबे सेंटेंसेस, स्पेशली पीओ, वो लोग क्या करते हैं ना, थोड़े लंबे लंबे सेंटेंस देते हैं, थोड़े भारी भारी वर्ड्स देते हैं, जिससे ना पढ़ के लगे कि ऐसे डर जाओ आप कि यार पता नहीं क्या पूछ रहा है, तो कुछ कठिन ही होगा, बट ऐसा नहीं होता। पे अटेंशन टू डिटेल्स, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सिक्स्थ, वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशन। SSC CPO SI 17। अब आप समझिए, इसमें तो कुछ, इसमें सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए
कि हमको किस चीज़ का विरोध करना चाहिए, किस चीज़ को मना करना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन तो समझ रहे हैं भाई, लोगों को दबाव डालना है ना, दबाना, लोगों को ऑप्रेस करना। और जस्टिस मतलब तो न्याय होता है यार। क्या हमें डिनाउंस करना चाहिए जस्टिस? नहीं। और एंड भी लिखा है बीच में, मतलब दोनों सेम चीज़ ही होनी चाहिए। कॉमन सेंस, जस्टिस नहीं इनजस्टिस। नाउन की गलती है कि आपको नाउन समझ में आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है और सेंटेंस क्या मीनिंग देना चाह रहा है, तो उसके हिसाब से हमें चूज करना पड़ेगा। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। ही एडवाइज्ड मी टू ज्वाइन कंप्यूटर कोर्स लेटर इन द ईयर। ये Tier 2 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, पर ये हम बहुत डिस्कस कर चुके ना। ADVICE या ADVISE, तो ऑफकोर्स SE। क्यों? यहाँ तो डी भी लगा है, मतलब फॉर्म भी बना दी, तो नाउन की तो कोई फॉर्म नहीं हो सकती ना। देखिए मेरा नाम यशा है, ठीक है, अभी आप बताइए इसकी फॉर्म होंगी क्या? यशा, यशाज, यशाड, ये सब नहीं होता ना, नाउन में नहीं होता। तो एडवाइस तो नाउन है, सी वाली, उसका तो कोई फॉर्म हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एस। वर्ब की ज़रूरत है, नाउन की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये चीज़ें आपके लिए बेहतर हो गई हूँ अब समझना। 8th क्वेश्चन देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ वार्निंग्स गिवन बाय पेरेंट्स, द स्कूल डिड नॉट डू इनफ फॉर इट्स स्टूडेंट्स सेफ्टी। अगेन एक बात बताइए, पहले मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ कि इतने सारे पेरेंट्स ने स्कूल को जो वार्निंग्स दे के आए थे, वो देने के बावजूद स्कूल ने इनफ नहीं किया, पर्याप्त नहीं किया अपने स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए। अब मुझे बताइए, एक स्टूडेंट की सेफ्टी या स्टूडेंट्स की सेफ्टी? स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे कैसे लिखना पड़ेगा मुझे? स्टूडेंट्स और फिर एपोस्ट्रोफी एस भी, राइट? क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स की बात होगी, और जो नाउन एस के साउंड के साथ खत्म होती है उसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी लगता है, एस नहीं लगता। तो दिस इज फ्रॉम IBPS PO 2018। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th। द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल। SSC CGL Tier 1। इसके लिए हमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। कुछ नाउन्स होती हैं जो दिखती कैसी हैं प्लूरल, पर होती कैसी हैं सिंगुलर, तो आपको याद रखना पड़ेगा। इनिंग्स उनमें से ही एक नाउन है, इनिंग कुछ नहीं होता, इनिंग्स होता है, राइट? डन। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग फेल्ट दैट द ग्रुप अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस वर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू द जॉब एफिशिएंटली। ये SSC CGL Tier 2 2017। पहले मैं आपके लिए ट्रांसलेट कर देती हूँ कि मीटिंग में अधिकतर मेंबर्स को ऐसा लगा कि जिस ग्रुप को इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपॉइंट किया गया था, वो उस काम के लिए सही नहीं है, वो काम अच्छे से कर नहीं पा रहे। ठीक है, अब मुझे बताइए, यहाँ पे पहले आपको नाउन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउन जो है ना वो यही है, ग्रुप। कलेक्टिव नाउन है ये, कि एक ग्रुप को अपॉइंट किया गया और वो लोग और वो ग्रुप जो है वो सही से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहा है। अब अगर किसी को असाइन किया गया तो सबको साथ ही करना पड़ेगा, राइट? तो ग्रुप कैसी नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। और जब साथ ही सब फेल हो रहे हैं, सब यूनिट की तरह ही फेल हो रहे हैं, ज़रूरी थोड़ी मिल के अच्छा ही काम करें, भाई मिल के बुरा भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने मिल के नेगेटिव किया है, बट यूनिट की तरह किया है, साथ नहीं छोड़ा एक दूसरे का। ऐसा नहीं कि तू कर ले मैं नहीं, हाँ सब साथ में नहीं करेंगे। तो अगर कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स सारे मिलजुल कर काम करते हैं तो हम उसे कैसा कंसीडर करते हैं? वॉज। अब काम अच्छा करें या बुरा ये तो बात नहीं हुई थी, बस मिल के काम करना है यूनिट की तरह। तो क्योंकि एक ग्रुप था, यहाँ पे वर लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ पे क्या आएगा? वॉज। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लगा ग्रुप के लिए था, है ना? आप धीरे धीरे जब हम सेंटेंसेस के सिंटेक्स पढ़ेंगे, टेंसेस पढ़ेंगे, सेंटेंस बनते कैसे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की फॉर्म्स, तो और चीज़ें आपको क्लियर होने लगेंगी। आई होप आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आई होप आपको ये क्वेश्चंस इजीली समझ में आए हों।